चलिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सभी विद्यार्थी माँ शारदे को ध्यान से प्रणाम करेंगे ताकि सभी लोगों को माँ सरस्वती सफल बनाए, सभी को अपने अपने सही रास्ता दिखाए। तो चलिए, आज हम लोग माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए और अपने कुछ जो डेली हम लोग पढ़ाई करते हैं उस पर भी हम लोग चलेंगे। थोड़ा बाजा का आवाज़ थोड़ा आएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। चलिए, माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए फिर से प्रणाम करते हुए सभी विद्यार्थी लोग प्रणाम करें ताकि माँ शारदे हम लोगों को एक न एक दिन जरूर सफल बनाए और एक अच्छा व्यक्ति बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो चलिए, पहले शुरुआत करते हैं हम लोग लुसेंट से। तो लुसेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या है नहीं है। आप लोगों को पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। इतिहास पढ़ा रहे हैं अभी तत्काल में। अभी इतिहास का क्लास लंबा चलेगा, मतलब तो एक एक चैप्टर कवर करते चले जाएंगे अच्छे से। तो आज थोड़ा कम लेंगे क्लास। चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। हाँ, चलिए, हम लोग पढ़े थे अष्टाध्यायी ना जी, ये सब हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। हाँ, क्या है? विदेशी लिखा हुआ है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ना। विदेशी यात्री से क्या क्या जानकारी मिला था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ए नंबर में है यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक। अब देखिए, फर्स्ट है इसमें टेसियस। कहता है यह ईरान का राजवैद्य था। यह ईरान का क्या था जी? राजवैद्य था। तब भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण और विश्वसनीय है। चलिए, ये हमको मतलब बोल रहा है कि टेसियस जो है यह ईरान का एक राजवैद्य था। क्या था जी? राजवैद्य था। तथा भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण और विश्वसनीय है। यानी कि मतलब उतना समझ में नहीं जा रहा था कि मतलब ये क्या क्या कहानी बताया जा रहा है, इसलिए बोल रहा है कि ये क्या अविश्वसनीय है। चलिए आगे देखते हैं हेरोडोटस के बारे में। ये हमको याद ही कर लेना है। पता इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है तथा इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है तथा परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब माने जाए कि पूर्ण रूप से हमको जब तक प्रूफ नहीं हो पाएगा ना, तो ये उतना हम लोग तो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। हेरोडोटस कौन सी पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका ना, ये याद कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुल्स के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। यानी कि इनसे ज़्यादा इस पे विश्वसनीय है कि ये मतलब हमको प्रूफ करके मतलब ज़्यादा इससे हम लोगों को विश्वास है कि मतलब ये अच्छा से क्या किए हैं, इतिहास के बारे में बताएं।
अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या बोलते हैं तथा यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पूछेगा मेगास्थनीज कौन था जी, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, जो चंद्रगुप्त के कहाँ आया था, राज दरबार में आया था। तथा इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। मौर्य युगीन संस्कृति के विषय में लिखा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता है डायमेकस क्या जी, डायमेकस तथा यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। कौन जी? एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जो कहाँ आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका भी विवरण क्या किससे संबंधित है? तो मौर्य युग से संबंधित है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, डायोनिसियस तथा यह मिस्र नरेश टोलेमी फिडेलिप्स, क्या नाम है? फिल्डेल्फ्स, क्या नाम है जी? फिल्डेल्फ्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला देखिए, कहता है टोलेमी। कौन है जी? टोलेमी। कहता है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब पूछेगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टोलेमी ने लिखी। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता है प्लिनी कहता इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी तथा इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आगे देखिए, कहता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं है। कहता यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आया था। कहता इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगला देखेंगे हम लोग चीनी लेखक। कौन जी? अब हम लोग देखेंगे चीनी लेखक के बारे में। अब देखिए, कहता है चीनी लेखक। चीनी लेखक क्या है? तो देखिए, कहता है पहला है फाहियान। कहते यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो थे, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। यानी कि मुख्य रूप से कहाँ? मध्य प्रदेश ना। इसके समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यानी कि वो जब आए थे तो बताए कि वहाँ की जनता जो था क्या थे? सुखी और समृद्ध। तो यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यह कितने वर्षों तक रहे? 14 वर्ष तक। कौन? फाहियान। आगे देखते हैं संयुंगन देखिए, कहता यह 518 ईस्वी में भारत आए तथा इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। यानी कि जब ये भारत आए तो किस चीज का मतलब जानकारी प्राप्त की थी? बौद्ध धर्म ना।
तो ये बौद्ध धर्म का मतलब जानकारी प्राप्त की। अगला देखिए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहता यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन, पूछेगा ह्वेनसांग भारत किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो ह्वेनसांग 619 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी? भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। मतलब भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, या 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कितना साल लगा जी? 15 वर्ष। आगे देखिए कहता हुआ बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। अब समझ लीजिए कि कितना पहले मेरा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था ना जी, जो विदेशी हमारे भारत में आते थे पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मेरा भारत यूं ही नहीं विश्व गुरु कहलाते थे ना जी। तो हमारे भारत में पावर था, अभी भी है। चलिए आगे देखिए कहता है इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 338 देशों का विवरण मिलता है। सीयू की ना, जिसमें कितना 138 देशों का विवरण मिलता है। तो इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। तथा इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इनके अनुसार सिंध का राजा कौन था जी? शूद्र था। तथा ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। यानी कि ये शिव का और सूर्य का दोनों का प्रतिमा का पूजा किए। चलिए आगे नोट में देखिए हमको लिखा हुआ है ह्वेनसांग एक अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि ह्वेनसांग जो अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय किस चीज के लिए प्रसिद्ध था जी? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? कह रहे हैं ह्वेनसांग जब अध्ययन करने के लिए आए थे ना, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। चलिए आगे देखिए और आगे है क्या है इतिसम तथा यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यानी कि जब भारत आए थे तब अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत जब वह उस टाइम में जो भारत मेरा था उसका क्या किए थे? वर्णन किए थे। आगे देखिए हम लोग देखेंगे अरबी लेखक। अब अरबी लेखक क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या किए हैं देखें, इसके बारे में हम जानेंगे। तथा अल वरूनी कौन है जी? पहला अल वरूनी। तथा यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। तथा अल वरूनी खारिज्म या खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तथा अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि ये एक आज भी क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से हम लोग भारत के बारे में जान पाते हैं। चलिए आगे देखिए कहता है
यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सॉरी 80 कितना लिखा हुआ जी, थोड़ा इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है ना। तो चलिए ये क्या लिखा हुआ, 80 अध्यायों में विभाजित है। कहता इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। सुंदर प्रकाश डाला गया है यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए कि इसमें बहुत सारे चीज के बारे में हमको जानकारी मिलता है ना। धर्म के बारे में, धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में ना, कीमिया के रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के तथा प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान। तो मुख्य रूप से हमको अधिक से अधिक जानकारी हमको मिलता है। चलिए इब्न बतूता के बारे में जानेंगे कि अब ये क्या कर रहे हैं। तो चलिए इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जी, बोला जा रहा है कि इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला, क्या जी, रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे देखिए कहता अन्य लेखक। अब अन्य लेखक बारे में जानेंगे कि कौन क्या ये थे। पहला है तारानाथ। कहता यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा कंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। क्या है जी, मार्को पोलो। कहता यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है ना। यानी कि पांड्य देश के अध्ययन अगर हमको करना है तो मार्को पोलो के मतलब ये जो पता किए थे इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिला इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कहता है, क्या कहता है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पहला कह रहा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्थोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको याद ही कर लेना, बढ़िया से भी दिया है। पूछेगा भारतीय क्या है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह और फादर ऑफ इंडियन आर्थोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब आगे देखिए कहता है क्या कि अलेक्जेंडर री, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाटर इलियट ना, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन
से संबंधित है। इन लोगों ने भट्ठी, प्रोलू, घंटासला, सलम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। आदि स्थलों की क्या किए थे? खुदाई किए। आगे देखिए कहता है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, क्या जी? बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। किसके नाम से मिलते हैं? अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। आगे देखिए कहता है मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ खेल से प्राप्त होता है। आगे देखिए कहता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में। हाँ देखिए ये भिविया है, इसको याद ही कर लीजिए। पूछेगा सर्वप्रथम हाथी गुफा का अभिलेख किस में है? भारतवर्ष, भारत ऐसे पूछेगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। कोई दिक्कत? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। यहाँ तो ये याद ही कर लीजिएगा। आगे देखिए कहता सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौरा अभिलेख, सोगौरा अभिलेख है तथा इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आगे देखिए कहता है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे जानकारी हमको लेना, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम रिपीट अच्छा से कर देंगे। तो चलिए आगे देखिए कहता है क्या कि हाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए कहता है ये तो हो गया, ये भी हो गया। चलिए इसको देखते हैं। कहता सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे देखिए कहता सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। इसको अच्छा तरीका से फिर याद कर लीजिएगा। पूछेगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक कौन? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए कहता सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। आगे देखिए कहता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसको भी याद कर लेना है, दिया है। तो पूछेगा रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे देखिए कहता है कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गढ़तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है तथा इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी जी? सीढ़ी होती थी। कहता यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि कह रहा कि जो मनुष्य मर जाता था, जो पालतू कुत्ता को पाल के रखता था, उसी के साथ का क्या जाता था, उसको भी दफना दिया जाता था। नोट देखिए कहता पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो कल ही शाम को हम पढ़े थे नवीन सर की क्लास में
यूट्यूब पे ये जो कुत्ता का जो वर्णन है इसमें हम लोग पढ़े थे। तो आज देखिए यहाँ हम लोग को मिल भी गया। तो हम लोग पढ़ेंगे तो सारा चीज़ बुक में ही रहता है, तो अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, हमें सभी जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको फिर से नोट को एक बार वो रिपीट कर लेते हैं। क्या कर रहा है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी कि वहाँ अवशेष मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुरा स्थल। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है जी? देखिए आगे इम्पोर्टेंट है ना जी, याद करने वाली बात। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कहता है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जी? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासा पर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है जी? कासा पर्ण कहा गया। आगे देखिए कहता है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। पूछेगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन सा शासक ने किया? यवन शासकों ने किया था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए महत्वपूर्ण अभिलेख, ये तो याद ही करना है। महत्वपूर्ण अभिलेख, ये हो गया अभिलेख और ये हो गया शासक। देखिए कहता हाथी गुफा, याद ही कर लेना। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, यह कौन है जी? कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल शासक कौन हो गया? कलिंग राज खारवेल। पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन है? कलिंग राज खारवेल। आगे देखिए जूनागढ़, जिसको गिरनार बोलते हैं अभिलेख, या रुद्रदामन शासक कौन हो जाएंगे? रुद्रदामन। फिर से जूनागढ़ शासक कौन हो जाएंगे? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख ये हो जाएंगे गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ये शासक कौन हो जाएंगे? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। आगे देखें एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कौन हो जाएंगे? पुलकेशिन द्वितीय। कौन से शासक हो जाएंगे? पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखिए मंदसौर अभिलेख, कौन है जी? मंदसौर अभिलेख ये क्या है जी? कौन शासक हो जाएंगे? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख कौन हो जाएंगे? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। आगे देखिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये कौन हो जाएंगे? कौन से शासक हो जाएंगे? स्कंद गुप्त। कौन हो जाएंगे? स्कंद गुप्त। आगे देवपारा अभिलेख, कौन से शासक को हो जाएंगे? बंगाल शासक विजय सिंह। बंगाल शासक विजय सिंह। चलिए नोट देखते हैं। कहता है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इसको याद ही कर लेना, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तो चलिए आज थोड़ा दिक्कत चला, इसलिए आज तक आज इतना ही नहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का मौका का फायदा मिल सके और अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। थैंक यू।